नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। नवंबर की गुलाबी सर्दी में देश के अंदर सियासत गरमाई हुई है। चुनावी मौसम में सियासी पारा आए दिन ऊपर चढ़ रहा है, क्योंकि नेताओं द्वारा एक दूसरे पर शब्द बाणों की बौछार लगातार तेज होती जा रही है। इस चुनावी मौसम में देश में महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव के साथ ही साथ कई राज्यों में उपचुनाव भी हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों को छोड़कर अन्य राज्यों में होने वाले उपचुनावों के लिए मतदान हो चुका है। सिर्फ उत्तर प्रदेश में 20 नवंबर को राज्य की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान किया जाना बाकी है। उत्तर प्रदेश से इतर अगर उपचुनाव को देखें तो इन उपचुनावों में सिर्फ भाजपा या कांग्रेस ही नहीं बल्कि कई अन्य दल भी अपनी ताल ठोक रहे हैं, जिनमें से कुछ एक दल तो बिल्कुल नए नवेले हैं और इन चुनावों के जरिए अपना श्री गणेश कर रहे हैं। बेशक इस समय राजनीति के आकर्षण का केंद्र महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव है, लेकिन इन उपचुनावों को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इन उपचुनावों के नतीजे कई क्षेत्रीय दलों के राजनीतिक भविष्य को भी तय करेंगे। साथ ही देश की सियासत को भी एक नई दिशा देने में कारगर होंगे, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस से इतर जो दल व उनके कर्ता धर्ता इस उपचुनाव में अपनी दावेदारी ठोके हैं, वो आने वाले समय में देश की सियासत को भी प्रभावित कर सकते हैं और उसे एक नई दिशा दिखा सकते हैं। इसलिए इन उपचुनावों पर भी नजरें टिकी हुई हैं, जिनका नतीजा भी महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ 23 नवंबर को ही पता चलेगा। इन उपचुनावों में चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर भी अपनी पार्टी के जरिए ताल ठोक रहे हैं। इसके अलावा कर्नाटक में गौड़ा परिवार का भविष्य भी इस उपचुनाव में तय हो सकता है। 23 नवंबर को मतगणना के दिन महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजे सुर्खियों में रहेंगे, लेकिन उपचुनाव के नतीजे भी इसमें शामिल किरदारों के लिए रास्ता तय करेंगे और राष्ट्रीय राजनीति पर भी असर डालेंगे। दरअसल ये उपचुनाव और इनमें शामिल नए दल व उनके कर्ता धर्ताओं की भूमिका इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में जनता के मूड में परिवर्तन देखा गया। भले ही भाजपा अभी भी सत्ता पर काबिज हो, लेकिन ये सत्ता 2014 और 2019 की सत्ता से बिल्कुल अलग है। अब की बार 400 पार की बातें करने वाली बीजेपी को जनता ने इस बार 250 से भी नीचे रोक दिया। इन चुनावों में भाजपा ने खुद को लोकसभा में आधे से भी कम अंक पर पाया, जबकि कांग्रेस ने पिछले एक दशक में अपनी अनियंत्रित गिरावट में उलटफेर देखा, जिसके बाद भाजपा अपने सहयोगियों की बैसाखी के सहारे सत्ता की कुर्सी तक पहुंच सकी है। ऐसे में ये सरकार कब तक है, इस पर भी कुछ नहीं कहा जा सकता है। ये उपचुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद जुलाई में हुए उपचुनावों में भी जनता की बीजेपी से बेरुखी साफ देखने को मिली है, जिसका फायदा विपक्ष को मिला। जुलाई में हुए उपचुनावों के पहले दौर में विपक्ष को बढ़त मिली थी। विपक्ष के इंडिया गठबंधन ने 13 सीटों में से 10 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि केंद्र की सत्ता पर काबिज भाजपा को केवल 2 सीटें ही मिली। हालांकि पिछले महीने हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को अपनी गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ा और ओवर कॉन्फिडेंस में कांग्रेस ने अपनी जीती बाजी हाथ से गंवा दी। लेकिन अब फिर हुए इन उपचुनावों में कांग्रेस के पास एक और मौका है, लोकसभा के अपने प्रदर्शन को जारी रखते हुए जनता को यह विश्वास दिलाने का कि भाजपा को लेकर अभी भी नाराजगी है और कांग्रेस वापसी कर रही है। कांग्रेस बीजेपी को सत्ता से हटा सकती है। निर्वाचन आयोग द्वारा 48 निर्वाचन क्षेत्रों में घोषित किए गए उपचुनावों में से सिक्किम में सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने 2 सीटों पर निर्विरोध जीत हासिल की, जिसके बाद अब 46 सीटों पर रण हुआ। इनमें से यूपी की 9 विधानसभा सीटों को छोड़कर बाकी सीटों पर मतदान भी हो चुका है। बस अब नतीजों का ही इंतजार है। वर्तमान में कांग्रेस के पास 46 सीटों में से 14 और भाजपा के पास 11 सीटें हैं। ऐसे में कांग्रेस अपनी बढ़त को और भी मजबूत करना चाहेगी। महाराष्ट्र और झारखंड में अनुकूल परिणाम, साथ ही उपचुनावों में संख्या में बढ़त विपक्षी खेमे में खासकर कांग्रेस में विश्वास बहाल करने में मदद करेगी। साथ ही जनता भी कांग्रेस पर भरोसा मजबूत करेगी। हरियाणा के बाद भाजपा के लिए उपचुनाव भारतीय राजनीति के केंद्रीय ध्रुव के रूप में अपनी श्रेष्ठता की पुष्टि करने का अवसर लेकर आया है। हालांकि भाजपा विपक्ष के मुद्दों के आगे लाचार नजर आ रही है, इसलिए अब वो सिर्फ समाज को बांटने की राजनीति कर भड़काऊ बयान देकर माहौल को अपने पक्ष में बनाने का प्रयास कर रही है। लेकिन उपचुनाव की ये लड़ाई सिर्फ भाजपा और कांग्रेस तक ही सीमित नहीं है,
बीजेपी कांग्रेस से इतर ये चुनाव अन्य राजनीतिक दलों के लिए भी काफी अहम है, क्योंकि इन उपचुनावों में कई नए नए खिलाड़ी भी सियासी पिच पर अपनी बल्लेबाजी के लिए तैयार हैं। यहाँ केवल 16 सीटों पर कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधी लड़ाई है, जो मुख्य रूप से राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात और कर्नाटक में केंद्रित है। इसके अलावा अन्य राज्यों में क्षेत्रीय दल और नए नवेले दल भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अगर बिहार में देखें तो यहां 4 निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव हुए हैं। सत्तारूढ़ जेडीयू और मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल से कहीं अधिक नजरें प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी के प्रदर्शन पर रहेगी, जो पिछले 2 साल में राज्य भर में पदयात्रा के बाद अपना पहला चुनावी अभियान चला रही है। प्रशांत किशोर ये पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ताल ठोकने जा रही है। पीके प्रदेश की सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले हुए इन उपचुनावों में प्रशांत किशोर की पार्टी की एक बड़ी परीक्षा है और उस पर सभी की नजरें भी टिकी हुई हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी के आने से उपचुनाव बहुध्रुवी हो गया है। ऐसे में राजद और जेडीयू के लिए कड़ी टक्कर होने वाली है। राजद ने पहले 4 में से 2 सीटें जीती थी। मुस्लिम यादव वोट बैंक पर निर्भर राजद को इस बार न केवल जदयू बल्कि पीके की जनसुराज पार्टी की चुनौती से भी निपटना है, जिसने बेलागंज निर्वाचन क्षेत्र में एक प्रमुख मुस्लिम चेहरे को मैदान में उतारा है। ऐसे में पीके के लिए ये चुनाव काफी अहम है, क्योंकि आने वाले वक्त में पीके केंद्र की राजनीति में भी एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। और देखना यह भी होगा कि क्या प्रशांत किशोर अगले अरविंद केजरीवाल बन सकते हैं। बिहार के अलावा कर्नाटक में 3 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं। चन्नपटना के नतीजों पर सबकी निगाहें रहेंगी, क्योंकि जेडीएस अध्यक्ष एचडी कुमारस्वामी ने अपने बेटे निखिल कुमारस्वामी को इस सीट से मैदान में उतारकर इसे गौड़ा परिवार के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बना दिया है। निखिल, जो पहले एक लोकसभा चुनाव और एक विधानसभा चुनाव हार चुके हैं, उनकी जीत उनके चचेरे भाई प्रज्वल रेवन्ना और सूरज रेवन्ना के खिलाफ लंबित आपराधिक आरोपों के बीच पार्टी के भविष्य के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत करेगी। मेघालय में जहां मूल निवासी वॉइस ऑफ द पीपल पार्टी वीपीपी के उदय ने सत्तारूढ़ नेशनल पीपुल्स पार्टी के आधार को खत्म कर दिया है। मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने अपनी पत्नी मेहताब चांडी संगमा को गांब्रेगे सीट पर मैदान में उतारा है। तुरा से लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद कांग्रेस के सालेंग संगमा के इस्तीफे के बाद उपचुनाव जरूरी हो गए थे। यहाँ भी मुकाबला क्षेत्रीय पार्टी से ही है। पश्चिम बंगाल में 6 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। सत्तारूढ़ टीएमसी कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के बाद राज्य भर में भड़के विरोध प्रदर्शन के पीछे विपक्ष की लामबंदी का मुकाबला करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। भाजपा के अलावा कांग्रेस और वाम दलों के उम्मीदवार जो इस बार एक साथ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो भी मैदान में हैं। पश्चिम बंगाल में भी सभी की नजरें लगी हुई हैं, क्योंकि ममता बनर्जी की टीएमसी एक लंबे वक्त से बंगाल में अपने पैर जमाए बैठी है। इन राज्यों के अलावा देश के सबसे प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव होने हैं। अन्य राज्यों में तो मतदान हो चुका है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी मतदान होना बाकी है। यूपी उपचुनाव की तारीख को आगे बढ़ाना ये दर्शाता है कि भाजपा यूपी उपचुनाव को लेकर कितना घबराई हुई है और वो इन उपचुनाव में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है। वजह यही है कि इन उपचुनाव को यूपी विधानसभा चुनाव 2027 का सेमीफाइनल के तौर पर भी माना जा रहा है। साथ ही कहीं न कहीं ये उपचुनाव प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी के लिए भी काफी अहम है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में यूपी में मिली हार के बाद बीजेपी अब अलर्ट मोड पर है और अगर उपचुनाव में बीजेपी को थोड़ा भी झटका लगा तो सीएम योगी की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। यही कारण है कि सीएम योगी और बीजेपी यूपी चुनावों में कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते, इसलिए बीजेपी अपनी कोर पॉलिटिक्स पर उतर आई है और सीएम योगी अपनी कट्टर हिंदुत्व की छवि को आए दिन धार देने में लगे हुए हैं। इसके लिए वो समाज को बांटने और काटने तक की बातें करने लगे हैं, क्योंकि मकसद है सिर्फ उपचुनाव में जीत और अपनी कुर्सी को सुरक्षित करना। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में सीधी लड़ाई भाजपा और सपा के बीच है। इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस ने यहां अपने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं और समाजवादी पार्टी को पूरा समर्थन दिया है। ऐसे में यूपी उपचुनाव की टक्कर कड़ी होने वाली है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 9 में से 2 सीटें खैर और फूलपुर जीती थी, जबकि राष्ट्रीय लोकदल जो उस समय सपा का सहयोगी था और निषाद पार्टी ने क्रमशः मीरापुर और मझवा में जीत हासिल की थी। सपा ने बाकी 4 सीटें कुंदरकी, करहल, सीसामऊ और कटेहरी जीती थी। लेकिन इसके बाद लोकसभा चुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने राज्य की 80 लोकसभा सीटों में से 37 सीटों पर जीत हासिल कर बीजेपी के मंसूबों पर पानी फेरा है,
उसने हर किसी को हैरान कर दिया है। लोकसभा में मिली इस जीत से सपा के हौसले बुलंद है, तो वहीं बीजेपी व सीएम योगी के लिए ये उपचुनाव साख का सवाल बन गया है। भाजपा से कहीं अधिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए उपचुनाव के नतीजों पर बहुत कुछ निर्भर है, जिनके नेतृत्व पर लोकसभा चुनाव में राज्य में पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद गहन सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल देखना है कि इन उपचुनाव में क्या होता है। क्या भाजपा फिर से कोई फेरबदल कर पाती है या उनकी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है? आपको क्या लगता है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर बताइए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।